ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, ठीक है। और पार्ट 2 के बारे में बात करने से पहले आपका जो पार्ट 1 के जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करो, देन ही पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करना सही रहेगा, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में अपने बेसिक्स डेवलप कर लिए और हम लोगों ने देख लिया था कि 2 ब्लॉक थे हमारे पास, ठीक है। एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। और ये ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए थे। तो हमने बोला था कि यहां पे ये सरफेस स्मूथ थी, यहां पे फ्रिक्शन था, वो हमने पार्ट 1 की बात कर ली। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि अगर यहां भी फ्रिक्शन होता μ1 और यहां भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता μ2 और दोनों की ही वैल्यू क्या होती, नॉन जीरो होती, ठीक है। तो दोनों ही रफ सरफेस हैं। अब यहां पे क्या कहानी होगी हमें उसके बारे में बात करनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि यहां पे एक केस बनेगा कि हमने फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया है तो क्या कहानी होगी, एक बनेगा कि हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया तो क्या कहानी है, फिर अगर हम दोनों ब्लॉक पे लगा रहे हैं एक वो कहानी, ठीक है। तो सबकी कहानी सेम सी ही है, आप कोई भी एक केस पे अच्छे से फोकस कर लो, बाकी केसेस आपको अपना समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हमने इस पे नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, ठीक है। अब इस केस में क्या होने वाला है तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे होगा क्या। कहानी वही सेम है कि पहले हमें क्या करना होगा, मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट सिस्टम मूव करने लग जाए, क्योंकि नीचे वाली सरफेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है इस बार। तो हमें अगर ब्लॉक को मूव करना है बी को तो कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो पहले क्या होगा, पहले हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो फोर्स से लेके वो एफ मिनिमम तक हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों ब्लॉक अपने अपने सेपरेट मूव करने लग जाएंगे। एक अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले लेगा, एक कॉमन मैक्स, और एक अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता रहेगा। तो सवाल यहां पे जो मैंने क्या बोला कि आपको कुछ ना कुछ मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मूव द सिस्टम। अभी सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है क्योंकि ये रफ सरफेस है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जैसे ही मैंने वो मिनिमम फोर्स अप्लाई कर दिया, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो सवाल ये क्या है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ब्लॉक बी तो आगे की तरफ जा रहा है इस फोर्स एफ की वजह से, लेकिन इस ब्लॉक वन को कौन लेके जा रहा है आगे? फ्रिक्शन लेके जाएगा, तभी तो साथ साथ चलेंगे। और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है μ1, तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, राइट। फ्रिक्शन का काम ही है, हम साथ साथ फिलॉसफी पे काम करता है। और देन उसके बाद यहां पे ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स एफ पे डिपेंडेंट है, तो वो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जो ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट होगा, और फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने उस मैक्सिमम लिमिट से एक्सेलरेशन क्रॉस कर दिया तो फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा कि भाई इतना ही था मेरे पास फोर्स। ये समझ में आया? तो वैसी कुछ कहानी चलने वाली है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पे, सबसे पहले तो ये कहानी है, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो हम एक एक करके पॉइंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है कि इनिशियली जो सिस्टम है वो हमारा रेस्ट पे, राइट। इनिशियली हमारा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहेगा, और वो रेस्ट पे रहेगा तो अब हमें ब्लॉक बी को मूव करना है क्योंकि हमने बी पे फोर्स लगाया है। तो ब्लॉक बी मूव करेगा तब जाके ए मूव करेगा, तो पहले हमें ब्लॉक बी को मूव करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ब्लॉक बी को मूव करने के लिए ये जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है इसको मैं F2 बोल रहा हूं, क्या मुझे F2 को ओवरकम करना पड़ेगा? बिल्कुल सही। और F2 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 0 से लेके F लिमिटिंग तक। और इस केस में F लिमिटिंग क्या आ रहा है यार, ध्यान से देखो, ये आ रहा है μ2 इंटू नॉर्मल है m1 प्लस m2g। ये चीज समझ में आई? ये जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है। तो अगर ये जो फोर्स F है अगर ये इस फ्रिक्शन से कम हुआ तो ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा, और ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा तो ब्लॉक ए भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक ए तो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि उसको साथ साथ रहना है। बी रेस्ट पे तो ए भी रेस्ट पे। तो सिंपल सी कहानी है कि यहां पे अगर हम लोग बात करें इस फोर्स F के बारे में और F2 के बारे में, ठीक है। तो अगर F2
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस एफ एक्सटर्नल, मतलब ये जो एफ एक्सटर्नल है ये हमारा फ्रिक्शन से कम हो जाए। तो कौन जीता इस केस में? तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन हुई, इफ ऐसी कंडीशन हुई, देन सिस्टम इज एट रेस्ट, कोई मूव करेगा ही नहीं। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिस्टम को मूव करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए? तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम, वो क्या है? तो पूरे सिस्टम को मूव करना है तो बी को मूव कर दो। अगर बी मूव करने लग जाएगा तो ऊपर फ्रिक्शन है, ए को भी साथ में लेके मूव करने लग जाएगा। तो यहां पे जो आपको एफ मिनिमम चाहिए सिस्टम को मूव कराने के लिए, तो वो कितना चाहिए? तो जो फोर्स है मोशन के लिए, ठीक है, तो मोशन के लिए फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए। किससे? इस फ्रिक्शन से। तो ये बड़ा होना चाहिए μ2 m1 प्लस m2 g, बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू पे भी क्या रहेगा? इक्वल टू पे भी सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर मैं यहां पे एफ मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम फोर्स मैं कितना अप्लाई करूं कि मेरा सिस्टम मूव करने लग जाएगा, तो वो है μ2 m1 प्लस m2g। तो यहां पे ये सब चीजें याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे हो क्या रहा है। तो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि सिस्टम रेस्ट पे है। तो कैसे देखा रेस्ट पे है? तो हमने देखा बी रेस्ट पे है, तो ए रेस्ट पे है, मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। तो बी को रेस्ट पे रख दो तो सिस्टम रेस्ट पे हो जाएगा। बी को मोशन में ले आओ तो हमारा सिस्टम मोशन में आ जाएगा। तो मैं बी को मोशन में ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो यहां पे, अच्छा इस केस में अगर फ्रिक्शन की बात करूं मैं, तो यहां फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? अभी यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे केस नंबर 1 में, ठीक है, जब हमारा सिस्टम रेस्ट पे था, तो सिस्टम रेस्ट पे था ना, तो यहां पे जो हमारा F1 है, ये जो ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, वो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जो F2 है, इस सरफेस से जो फ्रिक्शन लग रहा है, F2 की वैल्यू किसके बराबर है? वो F एक्सटर्नल के बराबर है, क्योंकि सिस्टम को रेस्ट पे रखना है। लेकिन जब मोशन होना स्टार्ट हो गया, जब हमारा मोशन होना स्टार्ट हो गया, तो मोशन के केस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। तो यहां पे जो हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं कि अब हमारा मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है तो सिस्टम जो है वो दोनों के दोनों एक कॉमन एक्सलेशन से मूव करेंगे। और अगर मैं इस टाइम पे एफबीडी बनाना चाहूं, तो ये है हमारा मास m1, ये है हमारा मास m2, ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहां हमारा एक F एक्सटर्नल लग रहा है, और ध्यान से देखो F एक्सटर्नल को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा F2, जो कि लिमिटिंग होगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी? μ2 m1 प्लस m2g। ये चीज समझ में आई? एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो F2 तो अपने पूरी दम लगा देगा, क्योंकि 0 से लेके F लिमिटिंग तक मोशन नहीं हुआ। जैसे मोशन स्टार्ट हुआ, इस सरफेस पे मोशन हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? F लिमिटिंग आएगा, राइट। F काइनेटिक्स को अपन बोल रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। यहां पे इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? A और B के बीच में। तो A और B के बीच में क्या हो रहा है? तो यहां पे देखो, पहले दोनों क्या कर रहे हैं? साथ साथ मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? और साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, B को तो आगे ले जाने के लिए F रिस्पॉन्सिबल है, A को आगे कौन लेके जा रहा होगा? इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा F1, तो वही F1 B पे पीछे लग रहा होगा। ये चीज समझ में आ रही है? और F1 जो है, F1 यहां पे क्या लगेगा? तो यहां पे F1 की रेंज आएगी, क्या रेंज आएगी मैं लिख देता हूं। F1 जो है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसकी? μ1 m1g। ये चीज समझ में आया? ठीक है। तो अभी सिस्टम साथ में मूव कर रहा है, लेकिन हमको लास्ट क्लास से चीज पता है कि ये साथ में एक लिमिट तक मूव कर सकता है, क्योंकि इस ब्लॉक ए को एक्सलेट हम कर सकते हैं मैक्सिमम μ1g से। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? μ1g से। तो ये सिस्टम साथ साथ मूव करेगा, नो डाउट। तो चाहो तो आप इसको सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हो, अभी साथ साथ मूव कर रहा है, और जो ए कॉमन से मूव कर रहा है, ठीक है।
लेकिन ए कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो ए कॉमन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? कौन डिसाइड करेगा, ए या बी? ए डिसाइड करेगा। और कितनी है? वो है हमारा μ1 m1 g, μ1 m1 g डिवाइड बाय m1, मतलब कितना आ गया? ये आ गया हमारा μ1 g। ये हमारा मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आपने फोर्स को फर्दर बढ़ाया तो इस बॉडी पे तो F लिमिटिंग लग रहा होगा μ1 m1 g, और इस बॉडी पे ये भी F2 लिमिटिंग लग रहा है, ये भी लिमिटिंग लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इस बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट और इस बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। याद करो लास्ट क्लास का ग्राफ, ठीक है। अगर नहीं याद है तो बता रहा हूं मैं अभी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा यहां पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फोर्थ केस है वो है हमारा क्या, कि अब हमारा दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन, ठीक है, या चाहो तो आप उसको स्लिपिंग भी बोल सकते हैं। तो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या पूछते हैं? यहां आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड। अच्छा पहले लिख दूं मैं, एफबीडी बना दूं यहां पे। तो यहां पे एफबीडी क्या बनेगा? देखो ये बॉडी m1 है, ये मास m2 है, यहां फोर्स F लगा और यहां कौन सा फ्रिक्शन आएगा? यहां आ जाएगा लिमिटिंग μ1 m1 g। पीछे की तरफ F1 का लिमिटिंग आएगा μ1 m1 g, और यहां F2 तो ऑलरेडी लिमिटिंग चल ही रहा था μ2 m1 प्लस m2 g। ये इस सिस्टम का एफबीडी बन रहा होगा। और यहां पे अगर अब स्लिपिंग हो रही है, मतलब ये बॉडी मूव कर रही है A1 से और ये बॉडी मूव कर रही है A2 से, तभी स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पे आप A1 और A2 निकाल सकते हैं कि कितना होगा A1, कितना होगा A2। तो A1 निकालने के लिए आप बात करो किससे? आप बात करो बॉडी 1 से। तो यहां पे आपका जो A1 है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है बॉडी 1 का एफबीडी में देखोगे तो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है μ1 m1 g। तो μ1 m1 g डिवाइड बाय m1 कितना आ गया? μ1 g, वही तो आता है। और अगर हम बात करें किसके बारे में? A2 के बारे में, तो इसका नेट फोर्स देखो तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा F माइनस F1 लिमिटिंग माइनस F2 लिमिटिंग डिवाइड बाय इसका मास m2, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू छाप देते हैं, यह आ जाएगा F माइनस ये कितना है? ये है μ1 m1 g माइनस μ2 m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाय इसका मास क्या है? m2। ये हमारा A2 आ जाएगा। तो वही हुआ, पहले सिस्टम रेस्ट पे फिर साथ साथ चला और फिर दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में। अच्छा यहां पे अब सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि वो मिनिमम फोर्स F क्या है जिस पे A और B के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ था, राइट? पहले रेस्ट पे था, फिर मोशन स्टार्ट किया साथ साथ, अब उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। तो वो मिनिमम F कितना होगा इस पर स्लिपिंग स्टार्ट हुई होगी? तो देखो स्लिपिंग कब स्टार्ट हुई कि यहां पे पहले इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, और जिस टाइम पे दोनों का एक्सेलरेशन ए कॉमन मैक्स हुआ तब तक साथ में थे। अब अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया तो सिस्टम में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब अगर मैं यहां पे पूछूं तुमसे मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, तो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि जिस टाइम पे दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए कॉमन मैक्स के बराबर था, मतलब जिस टाइम पे दोनों का एक्सेलरेशन μ1 g के बराबर था, उस टाइम पे रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे, राइट? तो जब ए कॉमन से बॉडी मूव ए कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू से मूव करता है तो उसके अगले इंस्टेंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं दोनों बॉडीज को ए कॉमन से मूव करवा दूं, ये बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, इसको सिस्टम मान लेते हैं। यहां इस तरफ लग रहा है फोर्स F,
जो हमको निकालना है, एफ डैश बोल देता हूं इसको मैं, है ना, या F1 F2 बोल देते हैं। तो इस फोर्स को मैंने वो क्या बोल दिया, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। F1 क्या था, F1 है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, ठीक है। ये F2 है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्लिपिंग। फोर्स हमने F2 अप्लाई किया, और यहां पे बात करोगे तो यहां जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा F1, वो तो क्या आ रहा होगा, पेयर में आ रहा होगा, लेकिन हमारा एक पीछे की तरफ आ रहा होगा F2, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी μ2 m1 प्लस m2g, और दोनों के दोनों बॉडी ए कॉमन की मैक्सिमम से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या आप F की वैल्यू निकाल सकते हो, F2 की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी F2 माइनस F2 लिमिटिंग, इसकी वैल्यू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, यही इक्वेशन बनेगी। वैल्यू छाप देते हैं, यह है F2 माइनस μ2 m1 प्लस m2g, इसकी वैल्यू m1 प्लस m2, ये है μ1g। इसको इस तरफ भेज दो और m1 प्लस m2g कॉमन आ जाएगा, तो ये F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2 इंटू g। इतना मिनिमम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। कुछ याद नहीं करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस मैं तुमको तरीका समझा रहा हूं कि देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी क्वेश्चंस में चल रही होगी, ये चीज क्लियर है। और अगर मैं बात करूं इनका एक्सेलरेशन वर्सेस एफ एक्सटर्नल का ग्राफ, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस ये जो आप एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन 0 है, A1 भी 0 है, A2 भी 0 है, ठीक है। फिर दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन कॉमन है, A1 और A2 दोनों सेम है, तो यहां A1 और A2 दोनों ही 0 थे, यहां पे A1 और A2 दोनों ही बराबर है, और दोनों बराबर हैं तो कितना इक्वल रहा होगा, तो जब दोनों बॉडीज कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करती है, जरा याद करो एफबीडी में क्या हो रहा होगा, इधर लग रहा है एफ एक्सटर्नल और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, दोनों ए कॉमन से मूव कर रहे हैं, और वो ए कॉमन की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, तो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं। ए कॉमन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ माइनस μ1 m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आया, इससे दोनों बॉडीज मूव कर रहे होंगी। उसके बाद क्या हुआ होगा, और ये जो फोर्स है इस पे मोशन स्टार्ट किया, उस फोर्स को हमने बोला है क्या, F1। उसके बाद दोनों बॉडीज कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, और अब दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली होगी। ए कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, μ1g। उसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाली बॉडी है उसका एक्सेलरेशन A1 है, तो वो कांस्टेंट हो गया है, और दूसरी बॉडी का एक्सेलरेशन हमारा ये बढ़ता जाएगा A2, और A2 की वैल्यू क्या है, ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये है F माइनस F1 लिमिटिंग माइनस F2 लिमिटिंग डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये लिखा हुआ है सामने, ठीक है। ऐसा हमारा F एक्सेलरेशन वर्सेस F एक्सटर्नल का ग्राफ बनेगा, और ये फोर्स क्या है जिसपे स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, उसको हमने बोला है F2। तो ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस F एक्सटर्नल का। बस ये चीज याद पता रहना चाहिए कि इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम वो तो केस बना बना के सॉल्व कर लेंगे कि यहां पे कहानी चलती क्या है, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसी कहानी को फिर से रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी वाले केस का, और समझते हैं कि कितनी मेहनत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। काफी कम मेहनत है, देख के समझ में आ जाएगा अभी। ये है 2 kg, ये है 3 kg, ठीक है। यहां पे μ1 है 0.3, यहां पे μ2 है 0.4, और यहां हमने कुछ F एक्सटर्नल अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब जरा देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए
ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम क्वेश्चन हो, ऊपर μ1 और नीचे μ2 हो और नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगा रखा है, तो आपको देख के तुरंत क्या समझ में आ जाएगा कि ये तो ये वाला केस है, पहले रेस्ट पे है, फिर साथ साथ चलेंगे और फिर अलग अलग मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि वो F1 क्या है जिसपे मोशन स्टार्ट हुआ है, और वो F2 क्या है जिसपे दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हुई है। आप वो निकालो, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि मोशन कब स्टार्ट हुआ होगा, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा हमारा F1, और F1 की जो वैल्यू है वो 0 से F लिमिटिंग, इसका F लिमिटिंग कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.3 इंटू 20 6 न्यूटन, और इसका पीछे लग जाएगा F1, ठीक है, और इधर लगेगा पीछे F2 जिसकी वैल्यू 0 से F लिमिटिंग कितना है इसका, ये है 5, ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 50 इंटू 0.4, कितना आ गया 20। तो F1 की वैल्यू 0 से लेके 6, F2 की वैल्यू 0 से लेके 20। तो क्या होगा, हमें ये तो पता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले F1 F2 निकाल लिया करो, ठीक है। तो यहां पे हमें ये तो पता है कि 20 तक तो मोशन स्टार्ट होगा ही नहीं, तो F1 क्या है कि अगर मैं बात करूं मिनिमम फोर्स, या A और F का ग्राफ बना ही लेता हूं ना, उसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने ग्राफ बनाया तो उसमें सब कुछ आ जाएगा कि यहां पे पहले दोनों रेस्ट पे हैं, कब तक, 20 न्यूटन फोर्स तक, दोनों सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है। फिर उसके बाद मोशन स्टार्ट होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। कहां तक साथ साथ चलेंगे, तो हम बात कर लेते हैं A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू की। तो यहां पे F1 जो है वो 20 है। दूसरी चीज है हमारा क्या, A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू, और A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तरीका ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, सॉरी इसमें तो हमको A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू पता ही है ना ऑलरेडी, हमें A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू तो पहले से पता है, कितनी है, μ1g होती है, राइट। ये कितने से मूव कर सकता है मैक्सिमम, तो ये होती है μ1g, और ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकाल रहे हैं थर्ड चीज कि वो F2 क्या है, तो ये 2 है, ये 3 है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, ये फोर्स F2 लगा है, और पूरे का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 20। तो यहां से F2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी कि वो फोर्स जिसपे दोनों के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहां पे A कॉमन मैक्स 3 आ गया, तो ये बन जाएगा F2 माइनस 20 डिवाइड बाय मास 5, इसकी वैल्यू 3, मतलब F2 की वैल्यू ध्यान से देखो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 प्लस 20 35, मतलब 35 न्यूटन वो फोर्स है जिसपे दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कॉमन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन ये बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ होगा, ये है हमारा A वर्सेस F का ग्राफ। और वैल्यूज देखना चाहो तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना है हमारा, वो है 3, ठीक है, बस और तो क्या चाहिए। इसको अगर बॉडी A बोलूं, इसको अगर बॉडी B बोलूं, तो ये ग्राफ है A1 का, ब्लू कलर से लिख देते हैं, ये ग्राफ है A1 का, ये ग्राफ है A2 का। हो गया सवाल, समझ में आया, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में मैंने क्या क्या निकाला, मैंने बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना तुम्हें क्या क्या निकालना है। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में पहले रेस्ट पे है तो मोशन कब स्टार्ट किया, मिनिमम F रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, उसके बाद दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी, और अगर साथ साथ जा रहे हैं तो A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी, बस यही सवाल पूछते हैं। तो अगर ये ग्राफ तुम्हारे दिमाग में है और ये चीजें तुम्हारे दिमाग में है, तो फिर तुमसे कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछते कि मैंने अलग अलग फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो मैं निकालना है A1 की तुम्हें निकालना है F1 कितना है, तुम्हें निकालना है F2 कितना है, तुम्हें बताना है A1 कितना है, तुम्हें बताना है A2 कितना है। ये वाली बॉडी A, ये वाली बॉडी B। मैंने सवाल वो पूछा है, लेकिन याद रखना ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, तभी जाके वो सवाल सॉल्व करना आसान होगा। तो सवाल मैंने क्या पूछा है, सवाल मैंने ये पूछा है कि मान लो आपको F एक्सटर्नल
हमने दिया होता 10 न्यूटन तो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल अगर हमने 25 न्यूटन दिया तो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल अगर 30 न्यूटन दिया तो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल अगर 40 दिया तो क्या हो रहा है? और एफ एक्सटर्नल अगर हमने 120 दिया तो क्या हो रहा है? ये पूरी कहानी आपको बतानी है। तो देखो, अगर आपने फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया तो क्या सिस्टम मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। इसका मतलब अगर आप यहां पे, बस ग्राफ दिमाग में होना चाहिए, बाकी चीजें देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने ग्राफ कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन, ठीक है। तो अगर 10 न्यूटन अप्लाई किया तो मैं यहां साइड में एफबीडी बना देता हूं, और एफबीडी कैसा बनेगा? फर्स्ट केस के लिए जब हम एफ एक्सटर्नल 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो होगा ये है हमारी बॉडी ए, ये है हमारी बॉडी बी। एफबीडी देखते रहना। ये फोर्स हमने लगाया है कितना? 10 न्यूटन। तो इसको रोकने के लिए यहां पे F2 कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि F2 मैक्सिमम कितना आ सकता है? 20, और 20 तक ये मोशन करने देगा नहीं, तो F2 आ जाएगा 10, और यहां पे ये फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 0। जरूरत ही नहीं है इस फ्रिक्शन की। ये समझ में आया? तो यहां पे हुआ क्या? हुआ ये कि यहां पे F1 कितना आ गया? 0। अलग कलर यूज कर लेते हैं। 0 न्यूटन। F2 कितना आ गया? 10 न्यूटन, ठीक है। A1 क्या है? A1 और A2 दोनों का 0 है। हमारा सिस्टम मोशन ही नहीं करेगा। तो अगर ग्राफ दिमाग में है और ये F1 F2 दिमाग में है तो वो चार्ट बनाना बहुत आसान हो गया मेरे लिए, समझ रहे हो? देन मैंने फोर्स अप्लाई किया 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन क्या है? ये F1 से बड़ा है। मतलब हम इस सेक्शन में कहीं बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में बात कर रहे हैं यहां पे कहीं, तो दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी। अब दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी तो क्या होगा? तो ये वाला पार्ट भी देख लो। दोनों बॉडीज को साथ साथ मूव करवाना है। ये है 2 kg, ये है 3 kg। इधर फोर्स लग रहा है कितना हमारा? 25, और इसको अपोज करने के लिए F2 लग रहा होगा पक्का 20। ये समझ में आया? तो दोनों, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं तो A1 A2 दोनों ही मूव करेंगे A कॉमन से, और A कॉमन की वैल्यू कितनी है? जरा सॉल्व करके देख लो। ये है 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? दोनों बॉडीज एक कॉमन एक्सलेशन से मूव कर रही हैं, और वो कॉमन एक्सलेशन कितना है हमारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है। तो अब देख लो F1 कितना आया? अच्छा, F1 निकालना है, मैं निकालूंगा, अभी टेंशन मत लो। F2 कितना आ गया? 20 आ गया। अलग कलर यूज करते हैं। F2 20 आ गया। A1 और A2 दोनों क्या है? 1 1 है। अच्छा, अब मुझे निकालना है इस केस में F1, तो F1 कैसे निकालूंगा? तो F1 निकालने के लिए मुझे 2 kg का अलग से एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो मैं अलग से 2 kg का एफबीडी बना लेता हूं। यहां पे अलग से मैं 2 kg का एफबीडी बना लेता हूं, और अलग से मैं 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या कहानी है? ये 2 kg है और इस पे आगे की तरफ लग रहा है F1, और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितना आ गया F1? F1 आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन 2 न्यूटन। ये चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त मजा आ रहे हैं, है ना? चलो, उसके बाद अब क्या करना है तुम्हें ये 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 120 न्यूटन, इसके लिए स्क्रीन पॉज करो, और तुम्हें सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 3 मिनट, है ना? फटाफट से ये तीनों सॉल्व करो और इस चार्ट को कंप्लीट करो, ठीक है? 3 मिनट टाइम में फटाफट करो। चलो, कर ही लिया होगा आई थिंक, है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट सी के बारे में। और पार्ट सी क्या है? पार्ट सी ये है कि हमने फोर्स कितना लगाया है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन फिर से किस रेंज का है? ये F2 से छोटा है, मतलब अभी भी हम यहीं कहीं बीच में हैं, अभी भी दोनों बॉडीज साथ साथ मूव कर रही हैं। और अगर अभी भी दोनों बॉडीज साथ साथ मूव कर रही हैं तो ये आ गया 2 kg, ये आ गया 3 kg, इधर फोर्स लगा है 30, पीछे लगा है F2 20, तो जो A कॉमन है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाय मास 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दोनों बॉडीज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। F2 जो है वो तो 20 लगना ही है। रही बात F1 की, तो F1 की बात कैसे करेंगे? 2 kg का एफबीडी अलग से बनाएंगे और बोलेंगे यहां लग रहा है F1 और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो F2 कितना आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन। ये समझ में आया? उसके बाद अब हमने फोर्स अप्लाई किया 40 न्यूटन,
और 40 न्यूटन 35 न्यूटन से बड़ा हो गया, मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। और अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी होगी तो क्या होगा, तो फिर तो यह है कि भाई ए अलग से मूव करेगा, बी अलग से मूव करेगा, और दोनों ही फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहे होंगे, लिमिटिंग लग रहे होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन के टाइम पे कैसा एफबीडी बनना चाहिए, तो ये देखो ये है 2 kg, ये है 3 kg, यहां लग रहा है 40 न्यूटन, इसको अपोज करने के लिए F2 आ जाएगा 20, ध्यान से सुनना, ठीक है। और यहां पे है 2, तो अब ए कॉमन हम एक्सीड कर चुके हैं, मतलब यहां पे F1 भी कितना आ जाएगा, लिमिटिंग आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 6, तो यहां फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 6। तो अगर इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2, तो A1 की वैल्यू क्या है, वो है 6/2, 3, ध्यान से देखो μ1g लिखा हुआ है। और A2 की वैल्यू क्या है, तो A2 की वैल्यू है 40 -20 -6 डिवाइड बाय इसका मास 3, ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा 20 - 6 14/3। ये समझ में आया क्या हुआ। तो अब दोनों बॉडीज अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, और एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन है 3, इसका एक्सेलरेशन है 14/3, और इसका जो एक्सेलरेशन है कहां गया, F1 F2 की बात, तो F1 कितना है 6, F2 कितना है 20। और जरा ध्यान से देखो यहां इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अगर पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो हुआ क्या, पहले दोनों साथ साथ थे, फिर दोनों बराबर एक्सेलरेशन है, और अब A1 हो गया है कांस्टेंट और A2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ध्यान से देखो ये 14/3 3 से बड़ा होता है, तो बढ़ तो रही है, इससे बड़ी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं 120 न्यूटन के लिए, तो 120 न्यूटन में भी क्या होगा, पूरा सिस्टम हमारा सेपरेट मूव करेगा ए और बी, और अगर सेपरेट मूव करेंगे तो यहां पे फोर्स आ गया 120, तो 120 आ गया, तो A1 तो देखो फिर से वही रहेगा, कितना रहेगा, A1 तो फिर से ही रहेगा 6/2 3, लेकिन A2 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखो ये है 120 -20 -6 डिवाइड बाय 3, ये कितना है 94 डिवाइड बाय 3। तो यहां पे फ्रिक्शन लगा 6, यहां पे ये लगा 20, ये है 3, और एक्सेलरेशन आ गया 94/3। इस तरीके से हम ये चार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो इस इलस्ट्रेशन में कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक केस आता है तो वो इसमें इंक्लूड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक वैरायटी और पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि यहां फ्रिक्शन μ1 हो, यहां फ्रिक्शन μ2 हो, लेकिन फोर्स मैंने ऊपर वाली ब्लॉक पे लगाया हो, नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं लगाया, किस पे लगाया है, ऊपर वाले ब्लॉक पे। तो अगर मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया है तो जरा पहले उस केस को समझ लो, ठीक है, फिर हम आगे बात कर पाएंगे उसके बारे में। बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बाकी काफी हद तक कहानी सेम है। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल करवाया है, अगर इस एग्जांपल में कोई मेरे को ये बोले कि फ्रिक्शन वर्सेस एफ एक्सटर्नल का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई मेरे को फ्रिक्शन वर्सेस एफ एक्सटर्नल का ग्राफ बनाने को बोले, तो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल के साथ में F1 और F2 दोनों का ग्राफ। अगर मैं F1 का ग्राफ बनाऊंगा तो F1 का ग्राफ कैसा बनेगा, F1 पहले तो 0 था, पहले कौन एक्ट कर रहा है, पहले एक्ट कर रहा था F2, ध्यान से देखो, तो पहले एक्ट किया F2 0 से लेकर 20 तक, और F1 क्या है, F1 है हमारा 0, कहां तक, ये फोर्स था हमारा 20 न्यूटन, राइट, एक फोर्स था 20 और एक था 35, F1 F2, बस दो चीज इंपॉर्टेंट है, और F2 क्या है हमारा 35, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि यहां पे ये हमने बात की F1 के लिए और ये हमने बात की है F2 के लिए। उसके बाद F2 हो गया है कांस्टेंट, F2 हो गया हमारा कांस्टेंट, और कितना है ये F2 कांस्टेंट, 20 हो गया है। और F1 की बात करूं तो F1 अब बढ़ना स्टार्ट करेगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा 6। ये समझ में आया कि जिस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे F2 भी लिमिटिंग होता है, F1 भी लिमिटिंग होता है, और उसके बाद F1 भी कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से दिमाग लगाओ, ये F1 का ग्राफ है, F2 का ग्राफ है। पैटर्न जो करो, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले F1 0 था, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन 20 तक, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कौन दे रहा था, ये
ब्लॉक बी दे रहा था F2, बढ़ता जा रहा है, ग्राफ वही होगा, ग्राफ क्या रहेगा, इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे μ1 μ2 सेम है। अदरवाइज क्या होता, इंक्रीज होता, थोड़ी सी किंक आती और डिक्रीज हो जाता, वही सवाल होता। तो जो नॉर्मल ग्राफ होता है वैसा ही ग्राफ है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे F1 F2 दोनों साथ में बना रहे हैं, तो F2 कैसा होगा, F1 का कैसा होगा, F1 का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा 20 से, तो 20 से 35 तक बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं जरा अगले वाले केस की बात कर लेता हूं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगला वाला केस क्या है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं, फिर से ये है M1, ये है M2, ठीक है। और हम कहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने बोला है कि यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1, यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ2, और इस बार हमने फोर्स यहां पे लगाया है। तो देखो होगा क्या, इस बार हम ब्लॉक A को मूव कर रहे हैं, और अगर A मूव करेगा, ठीक है, तो हो सकता है B मूव करे या हो सकता है B मूव ना करे। क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, पहले इसका FBD बनाते हैं फिर समझ पाएंगे हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहां पे होगा क्या, A तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो F1 लगेगा इस पे आगे की तरफ, और A पे लगेगा पीछे की तरफ, और ये जो B में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा ये पीछे की तरफ F2। ये चीज समझ में आ रही है। और अगर ध्यान से देखो इनकी वैल्यू F1 और F2 की, तो F1 की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो F1 की जो वैल्यू आ रही है वो है 0 से μ1 M1G, और F2 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ रही है, तो वो आ रही है, किधर लिखूं मैं, नीचे लिख दूं, ठीक है, ये F2 है, और F2 की जो वैल्यू है वो आ रही है 0 से लेके μ1 M1 प्लस M2G। तो देखो A को तो पहले हमें मूव करने के लिए इस F1 को ओवरकम करना पड़ेगा। मैं दोनों का FBD अलग से बनाता हूं, A और B का, थोड़ा और फील आएगी। ये A का बात कर रहे हैं, ये B की बात कर रहे हैं, यहां लग रहा है F एक्सटर्नल, पीछे लग रहा है F1, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से μ1 mg के बराबर होगी, ठीक है। ये F1 और इसके पीछे लग रहा है F2। तो जरा ध्यान से देखो कि इस वाले ब्लॉक को मुझे मूव करने के लिए मुझे F1 को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट, और इस वाले ब्लॉक को मूव करने के लिए F1 शुड बी ग्रेटर देन F2 होना चाहिए। तो होगा क्या, सवाल तो वही है कि पहले पूरा सिस्टम रहेगा रेस्ट पे, फिर हो सकता है पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करे, या हो सकता है अकेला A मूव करे B मूव ना करे, या हो सकता है कि यहां पे A और B दोनों मूव कर रहे हो लेकिन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही हो, ऐसी कुछ कहानी होगी। तो पहले तो ये समझो कि यहां पे मोशन के लिए अगर मुझे बात करनी है तो थोड़ा पहले B को समझ लो कि यहां दो केस हैं, या तो B मूव करेगा या B मूव नहीं करेगा, राइट। तो पहला केस हम बात कर लेते हैं कि B मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है कि B मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो B में यहां पे जो F1 है, F1 की वैल्यू कहां है, 0 से लेके μ1 M1G। तो F1 की लिमिटिंग वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट केस ऐसा हुआ कि μ1 M1G लेट्स सपोज छोटा हो गया या उसके इक्वल हो गया किसके, F2 की लिमिटिंग वैल्यू से, तो कहानी क्या है, तो कहानी यह है कि ब्लॉक B विल नॉट मूव। यह कंफर्म है, ब्लॉक B कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक B को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था F1, और F1 बोल रहा है कि भाई अपनी वैल्यू कम है। जैसे F1 की लिमिटिंग वैल्यू आ गई 5 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 10, तो ये तो हमेशा ही बैलेंस कर लेगा ना अपने आप को, कभी मोशन करने ही नहीं देगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में कि B मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। हां, अगर B रेस्ट पे है, B यहां पे मोशन नहीं कर रहा है, तो A के बारे में अगर मैं बात करूं, ब्लॉक B लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक A जो है, ब्लॉक A में
और मे नॉट मूव। क्योंकि ब्लॉक ए मोशन करेगा कि नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फिर इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। कहां पे कि एफ एक्सटर्नल अगर हमारा बड़ा हुआ F1 की लिमिटिंग वैल्यू से तो हमारा मोशन हो जाएगा। ठीक है, किसका मोशन? मोशन ऑफ ए। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि हमारा एफ एक्सटर्नल छोटा हो गया, ठीक है, तो उस केस में हमारा मोशन नहीं होगा। ये हमने ए के लिए बात की है, ब्लॉक ए के लिए बात की है। तो एक केस तो ये बन गया कि हमारा यहां पे F1 F2 को मैंने कंपेयर किया। ठीक है, अब दूसरा केस है कि लेट्स सपोज ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए, मतलब इसका लिमिटिंग आ जाए 10 और इसका लिमिटिंग आ जाए 5, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो ब्लॉक बी को भी मूव करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा ब्लॉक बी भी मूव करेगा, राइट? और ब्लॉक बी अगर मूव करेगा तो फिर कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी। अभी तो बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ रहे हो? एक ब्लॉक की प्रॉब्लम बन गई तो कि ब्लॉक बी रेस्ट पे है, एक ब्लॉक मूव कर रहा था, सिंपल कहानी है। लेकिन जब ए और बी दोनों ही मूव करने लग जाएंगे तो फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम बनेगी, जहां दोनों ब्लॉक मूव कर रहे होंगे या तो दोनों रेस्ट पे होंगे, फिर साथ साथ चलेंगे, फिर दोनों स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो वाली कहानी होगी। तो वो वाली कहानी के बारे में मुझे बात करनी है, मैं बात करता हूं आगे। तो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट केस, ठीक है, कि यहां पे इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती। अगर वो ज्यादा हो जाती तो इसका मतलब है ब्लॉक बी को मूव कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है कि यहां पे ब्लॉक बी मे और मे नॉट मूव। मे और मे नॉट क्यों बात कर रहा हूं अभी समझ में आएगा, क्योंकि पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, फिर पूरा सिस्टम ए कॉमन से मूव करेगा, फिर ए कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद पूरा सिस्टम A1 और A2 से मूव करेगा अलग अलग एक्सटेंशन से, है ना? तो ये जो हमने केस अभी पढ़ के आए हैं, इससे जस्ट पहले जो केस पढ़ाया था, जब हमने फोर्स नीचे लगाया था, वैसा ही केस बन रहा है इस बार। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि ब्लॉक ए और बी मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कहानी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे मैं बात करें सिस्टम के बारे में। तो अब इसमें दो केस बनते हैं। इसमें एक केस तो ये बनेगा कि हमारा सिस्टम रेस्ट पे है, एक केस क्या बनेगा कि हमारा सिस्टम ए कॉमन से मूव कर रहा है, और एक केस क्या बनेगा कि हमारा सिस्टम ए और बी के बीच में क्या हो रही है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। तो केस वन क्या बन गया यहां पे, केस वन ये बन गया कि सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम रेस्ट पे कब रहेगा, सिस्टम इज एट रेस्ट। ए और बी रेस्ट पे कब रहेंगे, जब ये ए है, ये बी है, और यहां पे ये जो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल लगा है, अगर सिस्टम के लिए बात करूं तो ये पीछे की तरफ लगेगा F2। F1 तो देखो, ध्यान से देखो, F1 की बात करोगे तो F1 तो इंटरनल फोर्स है, तो F1 की तो बात करो ही मत। अगर पूरे सिस्टम को मूव करना है तो इस F एक्सटर्नल को ओवरकम करना होगा, किसको, इसकी लिमिटिंग वैल्यू को, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू है μ1 m1 प्लस m2g। मतलब अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो गया, if f external is less than or equal to this f2 limiting, then system is at rest। तो हमारा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है उस केस में। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो कैसा क्या कहानी होगी, एफबीडी की अगर बात करोगे तो यहां पे कहानी ये बन जाएगी रेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, तो रेस्ट के लिए एफबीडी ऐसा बन जाएगा कि यहां पे ये ए है, ये बी है, ठीक है, और सिस्टम जो है वो हमारा रेस्ट पे है। मतलब ये आया होगा हमारा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और ए रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो F1 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगी, और ये एफ एक्सटर्नल इस पे आगे लग जाएगा और ये आ जाएगा F2। इसका मतलब क्या है कि F2 भी हमारा किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। ध्यान से देख लो, F1 एफ एक्सटर्नल के बराबर है तो F2 भी एफ एक्सटर्नल के बराबर आ गया। F1 और F2 दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। ये ऐसा कुछ एफबीडी बनता, और हमारा दोनों का एक्सप्रेशन कैसा है, 0 है। नेक्स्ट केस में बात कर रहा हूं कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा होता, हमारा सिस्टम मोशन कर रहा होता।
तो इसी में पार्ट बी में ही जो नेक्स्ट केस है वो ये है। तो अच्छा एक सेकेंड, बट उससे पहले मैंने क्या सीखा यहां से? मैंने ये सीखा कि मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन कितना है? वो है F1 बोलेंगे हम इसको। और F1 कितना है? F1 है हमारा F2 की लिमिटिंग के बराबर, मतलब μ2 m1 प्लस m2g। इतना हमें मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें सिस्टम को मूव करना है तो। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, क्योंकि वही कहानी है यहां पे कि मैं डिफरेंट केसेस तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, सो दैट जब भी क्वेश्चन करो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि इनको प्रोसीड कैसे करना है। और अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा फोकस करो कि हम बेसिकली बातें क्या कर रहे हैं, और तुम ध्यान दोगे तो बेसिकली हम 4 केस के बारे में ही बात कर रहे हैं। 2 केस के बारे में कल बात कर ली थी और 2 केस के बारे में आज बात कर रहे हैं, है ना? ये हमारा वो 4th केस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल हमने 4 केस के बारे में ही बात की है दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के। तो ये हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा 4th केस है। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सिस्टम मोशन कर रहा हो। सिस्टम क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो, मतलब बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो यहां पे जो ए कॉमन होगा, दोनों क्या कर रहे हो? ए कॉमन से मूव कर रहे हो। ठीक है, और ए कॉमन से मूव कर रहे हैं तो वो क्या कहानी है वो सुन लेते हैं। तो यहां पे ये है हमारा बॉडी ए, ये है हमारा बॉडी बी, ये लग रहा है एफ एक्सटर्नल। और अगर ए कॉमन से मूव कर रहा है सिस्टम, मान लो ए कॉमन से मूव करा देते हैं, और पीछे की तरफ क्या लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा हमारा F2 जो कि लिमिटिंग होगा μ1 m1 प्लस m2g। तो ए कॉमन कितना आ जाएगा यहां से? जो अगर मैं ए कॉमन की बात करूं तो ए कॉमन आ जाएगा हमारा कायदे से जो भी आपने एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया माइनस इसकी लिमिटिंग वैल्यू μ2 m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाय मास है। ये हमारा ए कॉमन आ जाएगा। लेकिन कहानी क्या है? कहानी वही है कि ए कॉमन की भी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हम एक्सलेट कर पाएंगे, लेकिन कितना एक्सलेट कर पाएंगे? एक लिमिट तक ही तो एक्सलेट कर सकते हैं। तो जरा मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में, इस वाले केस में यहां पे ए कॉमन कौन डिसाइड करेगा? बॉडी ए की बॉडी बी? बॉडी बी। इसे समझ में आई ना कि अगर मैं बात करूं यहां पे ए कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो कौन डिसाइड करेगा? वो बी डिसाइड करेगा। क्योंकि देखो ए में तो एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू तो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ हो सकती है। ब्लॉक बी जो है उसका एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है F1 F2 पे। तो यहां पे क्या हुआ? ये बॉडी बी है, ये फ्रिक्शन लग रहा है हमारा F1, और इस तरफ लग रहा है हमारा F2 की लिमिटिंग वैल्यू μ2 m1 प्लस m2g। और अब F1 की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? F1 की वैल्यू वेरी कर सकती है 0 से लेके μ1 m1g। तो ए कॉमन का मैक्सिमम, ए कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो कब आएगी? जब हमारा F1 μ1 m1g होता। तो यह ए कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी कितना? μ1 m1g माइनस μ2 m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस, सॉरी कितना? इसका एक्सप्रेशन है ना, तो m2 डिवाइड बाय m2। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये हो जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैं एक सवाल और पूछ सकता हूं कि ये बताओ वो मिनिमम फोर्स क्या रिक्वायर्ड है जब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जो केस 3 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और केस 3 क्या है? केस 3 ये है कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है या रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे यहां पास ए है और बी है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता। मतलब ये अपना अलग मूव कर रहा है A1 और A2 अपना अलग मूव कर रहा है। तो मैं कैसे एफबीडी बनाऊंगा? तो मैंने बोला ये A है, ये B है। ठीक है,
और अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहां पे लग रहा होगा F एक्सटर्नल, और इधर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा F1 वो कितना लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, राइट। ये चीज समझ में आ रही है। F1 क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, और F2 जो लग रहा होगा वो भी लिमिटिंग लग रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि हमारा पहले F2 जीरो से लिमिटिंग तक जाता है, F1 जीरो रहता है, ग्राफ याद करो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और F1 बढ़ना स्टार्ट करता है, और F1 बढ़ने के बाद अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। वही तो हो रहा है कि दोनों बॉडीज कॉमन एक्सेशन से मूव क्यों कर रही थी, ड्यू टू F1, है ना। F1 है इसलिए दोनों बॉडी साथ साथ जा रही हैं। तो जब F1 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा F1 की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी यहां पे μ1 m1g। अब ये F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे दोनों बॉडीज का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो A1 लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा F एक्सटर्नल माइनस μ1 m1g डिवाइड बाय m1, और A2 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा μ1 m1g माइनस μ2 m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाय m2। ध्यान से देखो A2 क्या है, A कॉमन मैक्स है, ये चीज समझ में आई। तो यहां पे एक छोटा सा सवाल और पूछ सकते हैं, और वो सवाल क्या है कि ये बताओ ये स्लिपिंग कब स्टार्ट हुई। तो यहां पे जो नेक्स्ट चीज पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं मिनिमम F रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्लिपिंग बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम F कितना चाहिए, जब दोनों बॉडीज A कॉमन से मूव कर रही हो। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो है जब दोनों बॉडीज A कॉमन से, A कॉमन का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उससे मूव कर रही होती। दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन A कॉमन का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो होगा। तो दोनों बॉडीज को A कॉमन के मैक्सिमम वैल्यू से मूव करा देते हैं। ये है A1 M1, ये है M2, ये लग रहा है हमारा F एक्सटर्नल जिसको F2 बोलेंगे, राइट, क्योंकि हर ग्राफ में हमें F1 F2 तो निकालना ही है। और इधर पीछे लग जाएगा F2 का लिमिटिंग वैल्यू μ2 m1 प्लस m2g, और दोनों मूव कर रहे हैं किससे, A कॉमन का मैक्सिमम वैल्यू AC मैक्स। तो यहां पे F2 कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। F2 है जब दोनों के दोनों बॉडी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, ठीक है। तो यहां इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी F2 माइनस μ2 m1 प्लस m2g, इसकी वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू A कॉमन, और इस बार A कॉमन क्या है, इस बार A कॉमन भी काफी गंदा सा आया है, μ1 m1g माइनस μ2 m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाय कितना, m2। यही आया है कॉमन, यही निकाला था हमने, बिल्कुल सही, हाँ यही आया है, ठीक है। तो यहां से आप F2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो सॉल्व करना है क्या, सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह भेज देते हैं, और इसको हम इस तरह भेजेंगे तो यहां से m1 m2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और g कॉमन आ जाएगा। तो F2 जो है उसमें m1 प्लस m2 इंटू g, ये चीज कॉमन आ गई। और इस तरफ कितना लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है μ1 m1 माइनस μ2 m1 प्लस m2, ये लिखा हुआ है डिवाइड बाय m2। इसको इस तरफ ले आया तो प्लस μ2। ये हमारा आंसर आना चाहिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा और अच्छा बन रहा है एक्चुअली, m1 प्लस m2g, और ये कितना बन जाएगा, ये है μ1 m1, इसको ओपन करते हैं μ2 m1, और ये कितना हो जाएगा μ2 m2, और इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा μ2 m2। तो μ2 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा μ1 m1 माइनस μ2 m1, और वो μ2 m2 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय m2।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया μ1 माइनस μ2, ठीक है, m1 प्लस m2g, और क्या बना यहां से, और यहां से बन जाएगा m1 बाय m2, m1 बाय m2, ऐसी कुछ f2 की वैल्यू आएगी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये रिजल्ट है वो याद नहीं करना है, ठीक है, बस तरीका समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या है। तो इस पूरे केस में मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे क्या हुआ कि पहले तो मोटे मोटे दो केस हैं, बड़े दो केस हैं, एक ए और बी, ठीक है। पहले तो हमें बात करनी है कि नीचे वाला ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो फिर तो सिंगल ब्लॉक वाली प्रॉब्लम हो गई, इजी क्वेश्चन हो गया था, सॉल्व कर लिया तुरंत ही। लेकिन अगर नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है तो फिर कहानी वही है कि पहले रेस्ट पे रहेंगे, फिर साथ साथ चलेंगे, और फिर क्या होगा, दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पे अगर ग्राफ बनाना चाहो किसका, एक्सेलरेशन वर्सेस एफ का ग्राफ, तो वही आएगा जो पहले आया था, एक्सेलरेशन वर्सेस एफ का ग्राफ। तो पहले क्या हुआ, पहले a1 a2 दोनों ही जीरो हैं, ठीक है, हम बेसिकली केस बी की बात कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों ही मूव कर रहे हैं और फिर इनके एक्सेलरेशन अलग अलग हो गए, ऐसी कुछ कहानी है। ऊपर वाला क्या है, इस बार ए कॉमन किसने दिया, नीचे वाले ने दिया, तो ये a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a1, और यहां पे a1 और a2 दोनों बराबर है। और बात करोगे तो ये है फोर्स F1 और ये है फोर्स F2, F1 F2 दोनों मैंने निकाल के बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी चल रही होगी। आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो, सोचो चारों केस को सामने रख के कि अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और अच्छी फील आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखने में खतरनाक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, m1 m2 सारी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, बस हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहां पे होगा क्या, और हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है, रेस्ट पे रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो चुका है, तो अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी काफी इजी लगेगा, ठीक है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो सॉल्व करने हैं। फिर चलो, सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि दो बॉडी से 2 kg 5 kg, μ1 μ2 गिवन है, मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन और मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्लिपिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पे ए कॉमन मैक्स भी पूछ रहे हैं कि दोनों बॉडीज अगर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये बेसिकली मैंने F1 F2 पूछा गया है, ठीक है, तो वो आप निकाल लोगे। यहां पे बेसिकली आपको टेबल बनाने के लिए बोला गया है, और टेबल नहीं बनाएंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें क्या पूछ सकता हूं कि सिस्टम दिया होता है और एफ की वैल्यू दी होती है 50 न्यूटन, अब बताओ क्या होगा। तो यहां पे इसी में क्वेश्चन में 4 पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहां भी आपको F1 F2 के बारे में सोचना पड़ेगा, ए कॉमन के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा 5 से 10 मिनट, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो हमने क्या पूछा है, मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, ये F1 बोल देता हूं, और F2 है हमारा टू स्टार्ट द स्लिपिंग, ठीक है। तो यहां पे मोशन स्टार्ट करने के लिए पहले तो कहानी वही है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, और पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पे रहेगा तो हो क्या रहा है कि यहां पे ये जो F2 लग रहा है, इस F2 की वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 7 × 3 21। तो अगर मैं F1 की बात करूं कि मोशन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो आपको 21 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए मोशन के लिए। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 21 न्यूटन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कि दोनों मूव करेंगे ए कॉमन से, तो ए कॉमन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, वो किसकी वजह से आएगा, 2 kg की वजह से आएगा। और ध्यान से देखो 2 kg मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, तो इस तरफ जो फ्रिक्शन है वो लग सकता है हमारा कितना, 8 लग सकता है। तो जो ए कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, इसका 4, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम मूव कर सकते हैं। और ध्यान से देखो यही तो μ1g लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन हो सकता है। अब उसके बाद हमको बोला गया है कि मिनिमम फोर्स F टू स्टार्ट द
स्लिपिंग। तो दोनों क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे, और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। और कितने से मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं 4 के एक्सेलरेशन से। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है इसकी इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन लग जाएगा 21, इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पे ये जो F2 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21 प्लस 28। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 28 हो गया, ये 21 हो गया, तो ये आ गया हमारा 49। बेसिकली 49 न्यूटन से अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी सेम कहानी है कि पहले तो ये बताओ कि अगर हमें या फ्रिक्शन की क्या रेंज आएगी, तो यहां पे ये जो F2 लगेगा उसकी रेंज आ जाएगी 0 से लेके 7, और ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 न्यूटन तक आपका मोशन होगा ही नहीं। 40 न्यूटन है आपका F1, तो आपको क्या समझ में आ गया कि आपका F1 कितना है, 40 न्यूटन इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर A कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है μ1g, बोले तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और F2 कितना है, जब पूरा सिस्टम मूव करे 3 से, और पूरा सिस्टम अगर 3 से मूव करवाओगे तो वो क्या आ जाएगा, F2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, ये 14 को ओवरकम करना पड़ेगा प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 14 प्लस 21, बोले तो 35 न्यूटन। ये समझ में आ गया। हाँ, अब ये अगर ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ गई है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले रेस्ट में था, 14 पे मूव किया, फिर दोनों साथ साथ चले, और मैक्सिमम जो कॉमन एक्सेलरेशन आ सकता है वो 3 है, तो एक्सेलरेशन 0 से लेकर 3 तक बढ़ा। उसके बाद 35 फोर्स के बाद दोनों अपना अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, 6 न्यूटन पे पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। अब पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो ये जो ऊपर F1 है, इसको F1 बोला है मैंने ना, तो F1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहले नीचे वाला ब्लॉक मूव करना शुरू होता है तब F1 लगना शुरू होता है। ये चीज समझ में आई। तो F1 कितना हो जाएगा 0, और F2 कितना है, इसको बैलेंस करने के लिए 6 आ जाएगा। फिर 14 लगाया तो अभी भी ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इसमें 14 लगा के चीजें बैलेंस कर ली होंगी। 14 के बाद मोशन स्टार्ट होगा और ए और बी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि 35 पे अलग होते हैं, तो साथ साथ मूव करेंगे। तो होगा क्या कि साथ साथ मूव करवा देते हैं। तो साथ साथ मूव करने की कहानी क्या होगी, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये दोनों बॉडीज, ये 3 kg, ये 4 kg, ये साथ साथ मूव कर रहे हैं। इधर हमारा फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन, इधर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है कितना, 14। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, तो ए कॉमन जो है यहां पे A1 और A2 वो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 14 डिवाइड बाय 7, बोले तो 6/7। तो दोनों के दोनों बॉडी 6/7 से मूव कर रहे होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो ये F2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। रही बात F1 की, तो F1 के लिए मुझे 3 kg का FBD अलग से बनाना पड़ेगा, और 3 kg का अगर FBD बनाऊं तो यहां लग रहा है F1 और ये मूव कर रहा है 6/7 के एक्सेलरेशन से। तो F1 कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 18/7, 18/7। समझ में आया। उसके बाद हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन, मतलब हम F2 को भी क्रॉस कर चुके हैं, दोनों बॉडी अलग अलग मूव कर रही होंगी, और दोनों बॉडी अलग अलग मूव करेंगी तो फिर क्या कहानी है, तो दोनों का FBD अलग अलग बन जाएगा। और कैसा FBD बनेगा तो देख लो। तो यहां पे ये 3 kg का FBD अलग है, 4 kg का FBD अलग है, यहां फोर्स 50 लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा 14, और यहां फ्रिक्शन जो है वो भी लिमिटिंग आ जाएगा। कितना हो जाएगा, लिमिटिंग कितना फ्रिक्शन है यहाँ पे, 9 न्यूटन फ्रिक्शन है लिमिटिंग, और ये 9 न्यूटन इस तरफ आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2। जरा ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50, माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 23 डिवाइडेड बाय कितना मास है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 4। कोई दिक्कत नहीं है, चले। और क्या चाहिए हमको, F1 F2, तो दोनों ही लिमिटिंग लग रहे हैं। F1 लिमिटिंग लग रहा है 9 न्यूटन, F2 लिमिटिंग लग रहा है 40 न्यूटन। इस टाइप से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। तो इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है जब आपको यह पता है कि इस केस में होता क्या है। ये समझ में आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि यहां पे पहले बॉडी दोनों रेस्ट पे रहेंगी, फिर साथ साथ मूव करेंगी, फिर अलग अलग मूव करेंगी, तो फिर आपके लिए सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपको केस बना के देखना पड़ेगा
कि अच्छा रेस्ट पे है, कि साथ साथ मूव कर रही है, कि फिर बॉडी हमारी अलग अलग मूव कर रही है। तो अगर आपके दिमाग में ये केस थोड़ा याद ना रहे, एक्चुअली आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहे कि केस के बारे में हो क्या रहा है इस केस में, तो फिर आप काफी हद तक चीजें आसानी से कर सकते हैं। चलो मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं। ओके, सामने ये है कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सी कहानी है, सॉल्व कर लोगे। जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इसमें क्या करना है, हर एक में आपको मिनिमम एफ टू स्टार्ट द मोशन, मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल अगर आपको 15 न्यूटन गिवन है तो एक्सटेंशन निकालना है किसमें, 4, 5, 6 में। 7 में बात करनी है अगर फोर्स 40 न्यूटन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और वैसे हो सकता है क्वेश्चन तो मैं ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन में एफ की वैल्यू दी हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेपरेटली दिए हो सकते हैं कि ये 3 पार्ट नहीं पूछेंगे, सिंपल सा पूछ लेंगे कि ये एफ 40 न्यूटन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ऐसा कुछ सवाल, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना क्वेश्चंस पे, काफी सिंपल सवाल है। अगर तुमको थ्योरी समझ में आ गई है तो ये चीज भी काफी हद तक समझ में आई जाएगी। तो क्या करो, फटाफट से इनको सॉल्व करो, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। यहां पे क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है, ठीक है। तो समझने का तरीका क्या है कि हमने बोला है कि दोनों पे फ्रिक्शन है, एफ एक्सटर्नल हमने ऊपर लगाया है, तो ऊपर लगाते टाइम हमको सोचना पड़ता है कि दोनों मूव कर रहे हैं कि एक ही मूव करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिंगल सिस्टम बॉडी है और हमको ब्लॉक ऑन ब्लॉक फील हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां देखते हैं कि इस पे जो फ्रिक्शन है, इसको हमने 1 बोला है, इसको 2 बोला है, तो F1 यहां लग जाएगा, F2 इधर पीछे लगेगा। और जरा लिमिट देखते हैं तो F1 की जो लिमिट है वो 0 से लेके कितना है, म्यू इंटू एन 12, और F2 की जो लिमिट है वो है 0 से लेके कितना, 7। क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो, यहां पे हम ये चीज तो समझ पा रहे हैं कि जो केस ए और बी में से ये केस बी है, मतलब ये है कि यहां पे अगर इसकी वैल्यू 12 न्यूटन तक जा सकती है, इसकी वैल्यू 0 से 7, मतलब हम नीचे वाले ब्लॉक को भी मूव कर लेंगे। तो फिर केस क्या होगा, फिर केस यही होगा, पहले दोनों रेस्ट पे रहेंगे, फिर साथ चलेंगे, फिर अलग अलग चलेंगे, वही केस होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन, ठीक है, ऑफ सिस्टम। तो अब इससी बात है, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको ओवरकम करना है बस F2 को, और F2 के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। तो ये आ गया हमारा F1 कितना, 7 न्यूटन। अगर आपने 7 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो हमारा सिस्टम मूव करने लग जाएगा, अच्छी बात है। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, ए की वजह से आएगा कि बी की वजह से आएगा, ऑब्वियस सी बात है बी की वजह से आएगा। और बी की वजह से मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कब आएगा, तो वो हमको बात करनी है, वो तब आएगा जब हमारा बी, क्या कहानी हो, देखो आंसर देखो, ये ए है, हम बी की बात करनी है तो बी की बात कर लेते हैं। जब बी पे यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लग रहा हो, लिमिटिंग, और ये तो ऑलरेडी लिमिटिंग लग ही रहा होगा क्योंकि पहले दोनों रेस्ट पे थे 7 न्यूटन तक, फिर साथ साथ चलना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी लिमिटिंग सॉरी ये F2 है, और कितना है इसकी लिमिटिंग, 7। तो अब ये मूव कर रहा होगा AC कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू से, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो आप निकाल सकते हो 12 - 7 डिवाइडेड बाय इसका मास, कितना आ गया, 5/4। तो AC मैक्स की जो कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये बताओ स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी। तो स्लिपिंग स्टार्ट करने के लिए जब दोनों बॉडीज किससे मूव कर रही हो, 5/4 से मूव कर रही हो, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मूव करवा देते हैं किससे, 5/4 से। और अगर मैंने पार्ट सी में दोनों को मूव करवा दिया 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उस केस में क्वेश्चन क्या बनेगी, पार्ट सी में वो बन जाएगी एफ एक्सटर्नल, जिसको हम F2 बोलते हैं एक्चुअली, माइनस ये फ्रिक्शन कितना लगा, फ्रिक्शन लगा होगा यहां पे, लिमिटिंग 7 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से F2 कितना आ गया, यहां से F2 आ गया
7 + 7 × 5/4। ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 35, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 कॉमन ले लो वैसे चाहो तो, ठीक है। ये हो जाएगा 9/4, बोले तो 63/4 न्यूटन। इतना आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? तो F2 हमारा कितना आ गया यहां से सॉल्व करने पे, तो F2 जो आ गया वो आ गया आपका 63/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन वर्सेस एफ एक्सटर्नल ग्राफ। बहुत ही सिंपल सी सवाल पूछ लिया है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ ये हो जाएगा कि पहले तो दोनों रहेंगे रेस्ट पे, कब तक, जब तक हमारा फोर्स F1 नहीं लग जाता, कितना 7 न्यूटन, है ना। उसके बाद दोनों चलेंगे साथ साथ, कब तक, 63/4। उसके बाद इसका ये कॉमन एक्सेलरेशन और ये अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता रहेगा। ये एक्सेलरेशन है और कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 5/4, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये 5/4 किसका है, A2 है, और ये है हमारा A1। सिंपल सी कहानी है। ये हमारा ग्राफ होगा A वर्सेस F एक्सटर्नल का। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी समझते हैं एक एक करके। तो पहले इसको हटा देते हैं जो भी लिखा हुआ है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो समझो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि यहां पे इधर पीछे लग जाएगा, इधर लग जाएगा आगे की तरफ F1, और जो F1 की लिमिट है वो है 0 से कितना है, 6। ध्यान से सुनना, ठीक है। और इधर लग जाएगा F2, और F2 की जो लिमिट है वो है 0 से कितना, ये 5 और 2 10। क्या एक चीज समझ पा रहे हो कि अगर यहां पे F1 की मैक्सिमम वैल्यू लग जाए 6, तब भी हम जाके इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक 3 kg को। इसका मतलब 3 kg हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये चीज समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज 0 ऑलवेज। ये समझ में आया। हम 3 kg को कभी मूव ही नहीं कर पा रहे। और 2 kg की बात करें तो 2 kg की बात करें तो फिर 2 kg की बात कर लो। 2 kg की क्या बात करनी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब तो एक सिंगल सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। तो इसको मूव करने के लिए ये जो F है इसकी वैल्यू कहां है, 0 से लेके 6 तक। तो मुझे F मिनिमम कितना चाहिए मोशन स्टार्ट करने के लिए, 6 न्यूटन चाहिए। ये चीज समझ में आई। और 6 न्यूटन पे ही मेरा क्या रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही। 6 न्यूटन पे ही मेरा दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट द मोशन और स्टार्ट द स्लिपिंग दोनों चीज सेम है, 6 न्यूटन पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर F एक्सटर्नल 15 हुआ तो, अगर F एक्सटर्नल 15 हुआ तो उस केस में क्या होने वाला है, ये है 2 kg, ये है 3 kg। ध्यान से देखना, यहां लगेगा 15, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा 6, और इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा 6, और इसको रोकने के लिए यहां फ्रिक्शन आ जाएगा 6। तो A3 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, ठीक है। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 15 - 6, कितना हो गया, 9/2। समझ में आ गया क्या केस था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ रहा है बार बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहानी है सुनते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं यहां पे कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा F1, जिसकी रेंज जो है वो आ जाएगी 0 से, ये कितना आ जाएगा, यहां पे रेंज देख लो, तो ये है 10, ठीक है। तो 0 से 10, और यहां पे इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी 0 से 5। मतलब इसको मूव कर सकते हैं, बिल्कुल मूव कर सकते हैं। तो मोशन होगा, मतलब पहले दोनों रेस्ट पे रहेंगे, फिर साथ साथ चलेंगे, फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं F1 टू स्टार्ट द मोशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो वो कितना है, तो रिलेटिव स्लिपिंग, सॉरी, मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें बस 5 न्यूटन फोर्स लगाना है ओवरकम करने के लिए। सिस्टम मान लेंगे तो ये आ गया 5 न्यूटन। उसके बाद स्लिपिंग के लिए, तो उसके लिए आपको पहले A कॉमन निकालना पड़ेगा। तो A कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है B। तो B डिसाइड कर रहा है 3 kg का ब्लॉक, तो यहां पे ये लिमिटिंग लग जाएगा 10,
और इस तरफ ये लिमिटिंग लग जाएगा 5। और अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10 - 5 डिवाइड बाय 3, बोले तो 5/3। ये इसका मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है। ये समझ में आया? उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों अब यहां पे दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए दोनों को मूव करना चाहिए किस पे, 5/3 से मूव करना चाहिए। तो पूरे सिस्टम को मूव करवाते हैं 5/3 से, और यहां जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2, और इसको इस तरफ हमारा फ्रिक्शन लग रहा है कितना, 5 न्यूटन। इक्वेशन लिख लो, यहां इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी F2 - 5, इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये कितना बन गया, यहां से F2 जो है वो आ गया 5 + 25/3। ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 15 + 25 40/3। ये समझ में आ गया? अगर फोर्स मैंने 15 न्यूटन लगाया होता तो क्या होता? तो अब जरा ध्यान से देखो कि 15 न्यूटन कौन सा फोर्स है। F1 5 न्यूटन है, F2 टू स्टार्ट रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन A एंड B इज 40/3, और 40/3 15 से कम होता है। मतलब 15 न्यूटन पे तो दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली मूव कर रही होंगी, दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया होगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो इंडिपेंडेंटली बात कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये चीज समझ में आया ना? मतलब हर एक में मुझे पहले चीज समझ में आ रही है क्वेश्चन में हो क्या रहा है, उसके बाद ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, और मैंने ये रट नहीं लिया है, ये मुझे देख के फील आ रही है। ठीक है, हमें अप्रोच समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहां पे 50 न्यूटन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 50 न्यूटन पे क्या होगा, दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली मूव करेंगी, और दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो ये 2 kg की बात कर लो, ये 3 kg की बात कर लो। 2 kg पे लगा यहां 15 न्यूटन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा मैक्सिमम 10, यहां फ्रिक्शन लग जाएगा 10, और यहां फ्रिक्शन लग जाएगा 5। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A1, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A2। तो A1 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 15 - 5, ये आ जाएगा 5/2, और A2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3। ये इनके एक्सेलरेशन है हर एक बॉडी के। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहानी है कि यहां भी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बॉडी के FBD की। तो यहां F1 की जो रेंज है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको बता रही है कि यहां पे नीचे वाले ब्लॉक का मूव कर पा रहे हैं कि नहीं मूव करवा पा रहे। तो ये रेंज कितनी आ जाएगी, 0 से 6, और यहां पे ये F1, इस तरफ F2 की रेंज आ जाएगी 0 से कितना है, 5। मतलब इसको भी मूव करवा लेंगे। ठीक है, तो इसको भी मूव करवा लेंगे, तो फिर से सेम कहानी के बारे में बात कर लो। सबसे पहले निकालना है F1, सिस्टम को मूव करवाने के लिए कितना चाहिए, 5 न्यूटन चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा 3 kg। तो 3 kg का FBD बनाते हैं। यहां पे लिमिटिंग लग जाएगा 6 न्यूटन, यहां पे लिमिटिंग लग जाएगा 5 न्यूटन। तो A कॉमन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया 1/3। और उसके बाद इनकी अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया होगा दोनों बॉडीज के बीच में, तो दोनों बॉडीज मूव कर रहे होंगे कितने से, 1/3 से। तो दोनों बॉडीज का जो सिस्टम है इसको हम लोग मूव करवा देते हैं यहां पे F एक्सटर्नल लगा के F2, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 5, और ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है कितने से, 1/3 के एक्सेलरेशन से। अब क्या चाहते हैं हम, अब यहां पे हम चाहते हैं F2 की वैल्यू निकालना। तो देख लो F2 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा F2 - 5, इसकी वैल्यू 5 × 1/3। तो F2 आ गया 5 + 5/3, बोले तो 20/3। मतलब 20/3 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करने पे, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पे दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, हम बहुत फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बस फिर सॉल्व करना पार्ट है। लेकिन सब कुछ कैसे पता है, तो उसके लिए हमने 4 केस की स्टडी की है, याद रखना है ना। कुछ रटा नहीं है, कुछ तुक्का नहीं मार रहे, स्टडी की है, समझा है, फिर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या चाहिए था, अगर मैं फोर्स 15 न्यूटन लगा दूं तो क्या होगा। तो देखो 15 न्यूटन कौन सी कैटेगरी है, अगेन ये हमारा F2 से बड़ा है, राइट, 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन F2 से बड़ा है, मतलब दोनों बॉडीज अलग अलग जाएंगी। ठीक है, तो दोनों बॉडीज अलग अलग जाएंगी, तो ये 2 kg अलग जाएगा, ये 3 kg अलग जाएगा।
तो 2 kg पे यहां कितना लगा 15 न्यूटन। इसको रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन कितना आ गया 6, यहां फ्रिक्शन 6 और यहां फ्रिक्शन 5। इसका जो एक्सेलरेशन है A2 वो आ जाएगा 1/3 और इसका जो एक्सेलरेशन है A1 वो आ जाएगा 15 - 6 9/2। ध्यान से देखो ये 1/3 है और ये हमारा A कॉमन से ज्यादा है, तो दोनों बॉडीज क्या कर रही है, अलग अलग मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट केस के बारे में। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि या तो ये है कि तुम फिर से वही निकालो F1 F2 क्या है, या फिर आप यहां पे केस बना के सॉल्व कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां आ जाएगा F1 जिसकी लिमिट क्या है 0 से, और ये कितना लिमिट आ जाएगी 21। और यहां बात करोगे तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से कितना 7। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मूव करवा लेंगे हम, मतलब दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगे। तो दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अगर हम सिस्टम को मूव करवाना है तो वो चाहिए सिस्टम मान लेंगे तो सिर्फ मिनिमम फोर्स चाहिए हमें कितना 7 न्यूटन, क्योंकि ये तो सिस्टम बन चुका होगा तो इंटरनल फोर्सेस की कोई बात नहीं करना है। तो F1 आ गया हमारा 7 न्यूटन। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, A कॉमन के मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, और A कॉमन का मैक्सिमम कौन डिसाइड कर रहा है, पार्टिकल B। तो पार्टिकल B की बात कर लेते हैं। यहां पे फोर्स लग रहा होगा 21, ये तुम्हारा लग रहा होगा 7, और इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 - 7 / 4 14/4। ये हमारा मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। 14/4 है, 7/2 लिख लो इसको। अब हमें बात करना है कि अगर इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो यहां पे कितना फोर्स लगाना चाहिए स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए। उसके लिए दोनों बॉडीज को मूव करना चाहिए कितने से, 7/2 से। तो पूरे सिस्टम को हम मूव करवा देते हैं 7/2 से, ठीक है। तो ये है 3 kg, ये है 4 kg। यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। अच्छा, एक्चुअली इस सवाल में तो सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैंने अभी तो यही माना है कि इन दो पार्ट्स के लिए यहां पे फोर्स जो है वो 14 नहीं है, ये कुछ F एक्सटर्नल लग रहा है इन दोनों पार्ट्स के लिए, ठीक है। जो पार्ट C है वहां पे 15 ना मान के 14 मानना है इस क्वेश्चन में। तो यहां पे क्या लग रहा है, कुछ F2 लग रहा होता, ठीक है। और इस तरफ जो फ्रिक्शन लगता वो कितना लगता, तो वो हमारा लग जाता 7। और ये दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है कितने से, ये हमारा मूव कर रही है A कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू से 7/2 से। तो यहां पे इक्वेशन लिख लो, ये आ जाएगा F2 - 7, इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो गया, F2 की वैल्यू आ गई 7 प्लस 7 इंटू 7/2। ये कितना हो जाएगा, 7 कॉमन ले लो इंटू 9/2, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 63/2। इतना फोर्स अप्लाई करोगे, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें बात करनी है कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया होता 14 न्यूटन तो क्या होता। तो 14 न्यूटन जो है वो F2 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों बॉडी साथ साथ चल रही होंगी, और दोनों बॉडी साथ साथ चल रही होंगी तो फिर ये वाला केस सॉल्व करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि अगर आपने 14 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो दोनों बॉडी साथ साथ चल रही होंगी, तो सिस्टम मान के सॉल्व करने में फिर ज्यादा फायदा है। तो ये 14 न्यूटन है, और इस तरफ जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। तो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा, और कितना होगा, यह आ जाएगा 14 - 7 डिवाइड बाय मास 7 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तीसरी कहानी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा केस बन रहा है 4 केस में से। और एक बार केस समझ में आ गया फिर तो वही कहानी है कि पहले रेस्ट पे हैं, फिर साथ साथ चल रहे हैं, फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये सब वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस के बारे में। चलो, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो केस है ना, ये केस स्टैंडर्ड केस नहीं है, राइट। अब ऐसा केस हमने पढ़े नहीं है कि ऐसा होगा तो क्या, चलो इसकी तो थोड़ा बहुत आइडिया भी है इसके बारे में, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों केस स्टैंडर्ड केस नहीं है कि एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, फोर्स लगा खींच रहे हैं, वैसा केस नहीं है। यहां कुछ वैसी ही कहानी है लेकिन स्टैंडर्ड केस नहीं है, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये केस स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे स्टडी करोगे। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड केस नहीं है तो फिर समझदारी तो यही बोलती है कि आप केस बना बना के सॉल्व करो। तो इन क्वेश्चन में आपको केस बना बना के सॉल्व करना है। जैसे कि यहां पे क्या हो सकता है, आपने केस बनाया कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, वो केस देखो, वो केस फेल हो गया तो आप बोलोगे कि चलो पूरा सिस्टम मोशन कर रहा है लेकिन ए और बी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं।
अगर वो भी फेल हो गया तो फिर आप बोलोगे कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है और बी और ये बॉडी सी ये साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ए और बी के बीच में स्लिपिंग हो रही है। ये समझ में आ रही है? क्या बोलोगे? तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट केस बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा। यही कहानी यहां पे होगी। इसमें क्या है, ये दो ब्लॉक है ए और बी, ठीक है, और इन दो ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है। ये एक थ्रेड है और ये एक पुली है। इस पुली को मैं इस तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगा खींच रहा हूं, मतलब इस थ्रेड में टेंशन 10 होगी, इस थ्रेड में टेंशन 10 होगी। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे 10 टेंशन आ जाएगी और अब बोला गया कि बताओ क्या सा मोशन होगा, दोनों बॉडीज का एक्सेलेरेशन क्या है। तो याद रखो, जब भी तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड केसेस सामने आते हैं तो फिर तुम अपना बेसिक से ही चीजें सॉल्व करते हो। और बेसिक क्या बोलते हैं कि कितने केस पॉसिबल हैं वो आप दिमाग में सोच लो और फिर हर एक केस को सॉल्व करो। ज्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आंसर आ जाते हैं, जैसा हम लोग देखेंगे भी यहां पे। ठीक है, तो चलो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम मिल रहा है 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। हमें हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या करते हैं यहां पे, हम पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहां पे डिफरेंट डिफरेंट केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप सबसे पहला केस क्या बनाओगे, केस नंबर 1 ये हो सकता है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे हो। ठीक है, तो सिस्टम इज एट रेस्ट, ए बी रेस्ट पे, बी रेस्ट पे, सी पी रेस्ट पे। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो ये जो है इसके बाद ये फिगर यहां पे बना लेना। ठीक है, यहां फोर्स लग रहा है 100, ध्यान से देखना। ठीक है, और सिस्टम रेस्ट पे है तो इसको मैं 10 kg का ब्लॉक मान सकता हूं, और 10 kg का ब्लॉक मानूंगा तो इस तरफ लग जाएगा 60, इस तरफ लग जाएगा 80 और आएगा ये फ्रिक्शन। तो हमने क्या बोला कि अगर सिस्टम रेस्ट पे होता तो यहां पे ये 10 kg का सिस्टम बन गया, एक ये 10 kg लग गया। तो सिस्टम को रेस्ट पे रखने के लिए ये फोर्स लग रहा है 100, इस तरफ आ गया 60, तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए क्या फ्रिक्शन आना चाहिए नीचे की तरफ, और कितना आना चाहिए, तो हमने बोला कि ये जो F रिक्वायर्ड है ये आना चाहिए 40। अगर 40 न्यूटन फ्रिक्शन हमारे पास है तो हम सिस्टम को रेस्ट पे रख लेंगे, अदरवाइज सिस्टम मोशन करेगा। ये चीज समझ में आई? तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है जिसको तुम F2 बोल रहे हो, ठीक है, F2 की जो लिमिटिंग है, हमारे पास F अवेलेबल कितना है, तो F2 का लिमिटिंग जो है वो कितना है, 80 इंटू 0.1 म्यू इंटू एन, बोले तो 8 न्यूटन अवेलेबल है। मतलब केस 1 क्या हो गया, फेल हो गया। केस 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, 40 की डिमांड है, 8 ही अप्लाई दे पा रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे तो सिस्टम मोशन करेगा। चलो ठीक है, सिस्टम मोशन करेगा, लेकिन अब सिस्टम मोशन करेगा भी तो फिर आप नया केस बनाओगे, केस नंबर 2, कि मोशन कर रहा है तो हो सकता है कि यहां पे पूरा सिस्टम एक साथ में मोशन करे, मतलब सिस्टम मोशन तो कर रहा है एंड ए एंड बी, सिस्टम मोशन कर रहा है प्लस ए एंड बी मूव टुगेदर, दोनों के दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं, राइट, कि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला केस भी हो सकता है, देखते हैं ये वाला केस होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, तो यहां पे इस वाले केस को चेक करने के लिए आप फिर से वही सॉल्व करने का तरीका अपनाओगे कि आप बीडी बनाओ और ए और बी साथ में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री, ये ए और बी साथ में मूव कर रहे हैं, 10 kg है, ये पुली है और ये हमारा 10 kg है। ध्यान से देखोगे, इस तरफ आ जाएगा 60, इस तरफ आ जाएगा 80, और अगर सिस्टम मूव करेगा तो इस तरफ आ गया कितना, 100, और यहां इसको अपोज करने के लिए पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन, क्या आएगा देखेंगे, F2, और ये सिस्टम इस तरफ मूव करने लग जाएगा A0 से। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ कहानी होगी। और अगर हमारा ये सिस्टम मूव करेगा तो क्या ये F2 लिमिटिंग आना चाहिए, बिल्कुल सही है, मोशन हो रहा है तो काइनेटिक आना चाहिए, और F2 काइनेटिक कितना है, तो अभी हमने देखा ये है हमारा कितना, 8 न्यूटन। तो यहां से जो A0 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100
-60 -8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 20। ध्यान से देखो कितना है ये है 40 - 8 32 बाय 20 बोले तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हमारा एक्सेलरेशन होगा अगर हमारा ये सिस्टम साथ साथ मूव करे तो। लेकिन हमें इस केस की वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी, कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कैसे चेक करते हैं वैलिडिटी? तो इस केस की वैलिडिटी चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि वैलिडिटी डिपेंड कर रही है किस चीज पे, यहां पे इस फ्रिक्शन की कहानी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने चाहिए, ये दोनों ब्लॉक ए और बी। तो अगर ए और बी मूव करने साथ साथ मूव करने चाहिए तो ये है ए, ये है बी, और साथ साथ मूव करने के लिए इसका एक्सेलरेशन भी ए नॉट होना चाहिए और इसका एक्सेलरेशन भी ए नॉट होना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए। ठीक है, मतलब यह है कि इस पे यहां लग रहा था टेंशन और यहां पीछे की तरफ लग रहा था 30 और इस तरफ लग रहा है इसका F2 8। कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करूं मैं 5 kg पे, तो इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए इस पे लगेगा फ्रिक्शन यहां पे F1 और इस पे वही फ्रिक्शन F1 पीछे लग जाएगा। तो वैलिडिटी कौन चेक करेगा? साथ साथ चलेगा कौन? F1 बताएगा साथ साथ चलना है कि नहीं चलना, और साथ में यहां लग रहा होगा इस पे इस तरफ 30। ठीक है, कंपोनेंट्स कर लिए 30 40 वो सब। तो अगर मैं 5 kg की बात करूं तो 5 kg अगर आप एनालाइज करो तो 5 kg के हिसाब से क्या कहानी समझ में आ रही है आपको? 5 kg का जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए को देख के कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, मतलब F1 -30। ठीक है, इसकी वैल्यू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन है 1.6। तो ये कितना आ गया? यहां से F1 की वैल्यू आ गई 30 और ये लिखा हुआ 8 38। मतलब अगर इन दोनों को साथ साथ मूव करना है तो F रिक्वायर्ड कितना है? 38 और F अवेलेबल कितना है? तो F अवेलेबल है F1 लिमिटिंग, F1 की लिमिटिंग वैल्यू, और F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 40 है। ध्यान से देखो 40 इंटू इसका μ1। मतलब यह है कि ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस बिल्कुल पॉसिबल है। फ्रिक्शन आपने मांगा 38 और आपको मिल गया 40, मतलब आप दे सकते हो 40, तो आप 38 अप्लाई दे दोगे उसको और ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले जाएंगे। ये चीज समझ में आई? याद रखो इस वाले केस की वैलिडिटी यहां से आएगी कि ए और बी साथ में मूव करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये भी हो सकता था कि आप यहां पे ए कॉमन निकाल लेते कि ए और बी साथ में मूव करेंगे तो कुछ इनका ए कॉमन होगा, और ए कॉमन कौन प्रोवाइड करेगा? ए कॉमन प्रोवाइड करेगा ऊपर वाला ब्लॉक। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते थे। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस तरीके से हमने केस बना के सॉल्व किया। तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड केस होंगे आपको केस बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें सिस्टमेटिक वे में दिखेंगी। अदरवाइज बहुत रैंडम हो जाएगा कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहानी है कि या तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या सिस्टम मोशन करेगा। तो केस नंबर 1, तो यहां समझो यहां फोर्स 10 न्यूटन लगा, यहां फोर्स 10 न्यूटन लगा, ये चीज समझ में आ गई। तो केस नंबर 1 है कि सिस्टम हमारा रेस्ट पे होता, सिस्टम इज एट रेस्ट, और सिस्टम रेस्ट पे होता मतलब ये जो 2 kg है और ये जो 3 kg है इसको हम एक सिंगल सिस्टम मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे। इस तरफ लगता 10, इस तरफ लगता 10, बाकी ये जो फ्रिक्शन लगता वो इंटरनल फोर्स लगता, तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है जानने की। और इस तरफ पीछे की तरफ लगता F2, और F2 रोकने के लिए कितना चाहिए हमको? 20 चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखो F2 की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 5। F2 की वैल्यू 0 से लेके 5 है, इसका मतलब हम उसको रोक ही नहीं पाएंगे। तो ये केस हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। हमारा सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, यहां मोशन होगा ही होगा। ये चीज समझ में आई? तो दिक्कत हो गई, तो नया केस बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नया केस क्या होगा? केस नंबर 2 ये होगा कि बोथ ब्लॉक, केस नंबर 2 जो है वो ये है कि A एंड B मूव्स टुगेदर, दोनों को दोनों साथ में मूव करते हैं क्योंकि मोशन तो हो ही रहा है, तो साथ में मूव करेंगे। तो साथ में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो यहां पे ये है 2, ये है 3, यहां लग रहा है 10 न्यूटन,
यहां लग रहा है 10 न्यूटन और इस तरफ अगर मोशन हो रहा है तो ये तो भाई लिमिटिंग ही लगेगा 5 न्यूटन। अब रहा यहां पे इन दोनों के बीच में आएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो ए कॉमन की बात करनी है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 - 5 डिवाइड बाय 5। तो ए कॉमन आपका कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आपको इस ए कॉमन की वैलिडिटी चेक करनी है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि दोनों 3 से साथ में मूव कर भी सकते हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे इसकी वैलिडिटी, ठीक है, तो वैलिडिटी चेक करने से पहले वैलिडिटी कैसे चेक करोगे, वैलिडिटी चेक करने के लिए आप किसी भी एक बॉडी पे यहां F1 देख लो कि ये जो फोर्स F1 आएगा यहां फ्रिक्शन, उसको आपको वैलिड करना पड़ेगा कि वो अपनी रेंज में होना चाहिए, क्योंकि F1 जो है, F1 की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, जरा ध्यान से देखो, F1 की वैल्यू 0 से 6 के बीच में हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक केस पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है कि F1 कहां मानूं मैं, इस पे 2 kg पे आगे मानूं कि पीछे मानूं। तो देखो मेरा कहना यह है कि अगर आप ये चीज जान पा रहे हो कि आगे मानना है कि पीछे मानना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप किधर भी मान लो। जैसे मैंने ऐसे रैंडम मान लिया कि इस पे इधर आगे लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, ठीक है। मैं इसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल मुझे कहां मानना चाहिए था, आगे मानना चाहिए था कि पीछे मानना चाहिए था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किधर भी रैंडम मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बता रहा हूं क्यों। तो यहां पे F1 कितना है, 0 से 6 के बीच में आना चाहिए, तो वैलिडिटी चेक कर रहे हैं तो हम 2 kg का FBD बनाते हैं। 2 kg का FBD बनाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां फोर्स लग रहा है 10, यहां लग रहा है F1 और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इक्वेशन बन गई 10 + F1, इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब F1 जो है वो आ गया हमारा -4 न्यूटन। ध्यान दो ये माइनस आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, कि हमने जो डायरेक्शन मानी है एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप फोकस इस चीज पे करो कि माइनस आया प्लस आया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आया इसका मतलब हमने डायरेक्शन उल्टी मान लिया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि जो F रिक्वायर आया, F की रिक्वायरमेंट कितनी आई, 4 न्यूटन की, और F अवेलेबल कितना है हमारे पास, 6 न्यूटन तक अवेलेबल है, मतलब ये केस बिल्कुल पॉसिबल है। और ये केस बिल्कुल पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे। तो समझ में आया केस अच्छे क्यों है, ये क्वेश्चन अच्छे क्यों बन जाएंगे, क्योंकि यहां पे आप डायरेक्टली कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, अब मुझे बात करनी है इसके डायरेक्शन पे। अगर मैं डायरेक्शन पे कमेंट करना चाहूं तो जरा खुद ही सोच के देखो, ये 2 kg है, 3 kg है, तो अगर मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है तो आपको टेंडेंसी ऑफ मोशन देखनी पड़ती है। और टेंडेंसी ऑफ मोशन कैसे देखते हैं कि मान लो इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, अगर यहां पे 2 kg पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये 2 kg कहां मूव करता। तो हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर आप देखना चाहो डायरेक्शन के लिए तो जरा मैं वो चीज समझा देता हूं। अगर आपको डायरेक्शन सही में निकालनी है बिना सॉल्व किए तो आप टेंडेंसी ऑफ मोशन चेक कर लो। जैसे 2 kg है, 2 kg पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो सिर्फ 10 न्यूटन लगता, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आता, वो आ जाता 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया। और अगर मैं बात करूं 3 kg, 3 kg पे अगर फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है, कौन सा, हम F1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 kg कितने से मूव करता, तो 3 kg जो मूव करता वो हमारा मूव करता कितने से, 10/3 से। जरा ध्यान से देखो कौन ज्यादा तेज मूव कर रहा है, ये जो बॉडी है 2 kg की, ये बॉडी मूव कर रही है 5 से, ये मूव कर रही है 10/3 से, ये बॉडी ज्यादा तेज मूव कर रही है, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है। और अगर इस बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसको करेगा अपोज और इसको करेगा सपोर्ट। तो यहां फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ, इस पे लगेगा आगे की तरफ, और यही तो हुआ है। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियली लास्ट लेक्चर है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग WP के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो लास्ट टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, जहां भी दिक्कत हुई है वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना, वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और
ट्राई करना कि इस टॉपिक में जितना कंफर्टेबल हो पाओ उतना बेटर है, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो चलो आज की कहानी फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।